बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हो बेस अकेडमी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज़ जारी है और हम आज चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो टाइटल है वो है सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो इस लेक्चर में हम इसके तारुफ पे बात करेंगे। तो अगर हम सेट की बात करें कि व्हाट डज़ इट मीन बाय द टर्म सेट, तो सेट असल में हमारे पास एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। तो अ सेट इज ए कलेक्शन, ये हमारे पास एक कलेक्शन है। किस तरह का? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनमें दो तरह की खसूसियात होती हैं। एक, वो वेल डिफाइंड हों, जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर शामिल हैं वो क्या हों? वेल डिफाइंड हों। और दूसरा, वो डिस्टिंक्ट हों, यानी एक दूसरे से वो मुख्तलिफ हों। ठीक है। और वेल डिफाइंड का मतलब कि उनकी कोई ख़ास पहचान हो, और वो पहचान ऐसी मखसूस हो कि वो हर किसी के लिए, चाहे मैं हूँ या कोई थर्ड पर्सन कोई और हो, उसके लिए भी वो चीज़ वही हो जो मेरे लिए है। तो इस तरह का अगर कोई कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का तो उसे हम सेट कहते हैं। इसकी अगर हम मिसाल की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल में हमारे पास अगर हमारे जो कलर्स हैं, रेड से रेड, ब्लू, येलो एंड ऑरेंज वगैरह वगैरह, तो अब आप देखते हो कि इसमें ये दोनों खसूसियात मौजूद हैं। रेड कलर मेरे लिए भी वैसा ही रेड होगा जो किसी और के लिए होगा। ठीक है। और जो ब्लू है और रेड है ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इसका मतलब ये जो मैंने विद इन कर्ली ब्रैकेट्स जो तीन ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये क्या बना रहे हैं? ये एक सेट बना रहे हैं। और जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें हम एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो इस सेट के अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमारे पास मेथड है या वे है सेट को डिस्क्राइब करने का। तो देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग ए सेट। उसमें सबसे पहला सेट बिल्डर नोटेशन है। सेट बिल्डर मेथड कह सकते हैं इसे। इसमें हमारे पास दूसरे नंबर पे टेबुलर मेथड है या टेबुलर फॉर्म है सेट की। और उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव मेथड या फिर फॉर्म। जी, पहली जो मैंने सेट बिल्डर मेथड लिखा है, इसके अंदर जो सेट है इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग सिंबल्स। हम इसके अंदर जो सेट है उसे सिंबल्स की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। हम जो भी हमारा एक कंप्लीट सेट होगा उसे किसी एक वेरिएबल का नाम रखते हैं और फिर उस वेरिएबल को डिस्क्राइब करते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और मुख्तलिफ तरह के उसके अंदर सिंबल्स यूज़ हो रहे होते हैं। इस तरह का जो मेथड है वो हमारे पास सेट बिल्डर मेथड कहलाता है। दूसरी है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनकी लिस्टिंग कर देते हैं, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ रेड, ब्लू और येलो, ये हमने इसकी लिस्टिंग कर दी, तो ये हमारा एक जो टेबुलर फॉर्म की एग्जांपल है। थर्ड पे मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके अंदर जो सेट है उसे हम वर्ड्स की मदद से डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब्ड
इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, हम उसे वर्ड्स की फॉर्म में, जैसे ये जो रेड ब्लू येलो है, ठीक है, इसे मैं जो डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूँगा अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ कलर्स रेड ब्लू एंड येलो। तो इस तरह से मैं जो वर्ड्स की मदद से यानी किसी को डिस्क्राइब कर रहा हूँगा, उस मेथड को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव मेथड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है AEIOU, AEIOU। अब ये मेरे पास अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये वोवेल्स हैं, ठीक है। तो हम फिर इन्हें क्या बोलेंगे, द सेट ऑफ इंग्लिश वोवेल्स या सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कंसिस्टिंग ऑफ वोवेल्स। तो ये जो हमारी तीन बेसिक मेथड्स हैं या तीन बेसिक वेज हैं सेट को डिस्क्राइब करने के। इसके बाद हमारे पास इक्वल सेट्स हैं। इक्वल सेट्स दो सेट्स या दो से ज़्यादा सेट्स, हम उन्हें इक्वल तब कहेंगे जब उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साथ ही साथ जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हों दोनों सेट्स के अंदर, तो हम उन दोनों सेट्स को इक्वल सेट्स कहते हैं। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन में ये लिखेंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स as well as elements by themselves। जो एलिमेंट्स हैं वो बजाते खुद भी सेम हो और जो उनके अंदर जो तादाद है वो भी क्या हो, सेम हो। तो उस तरह के सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। जैसे एक ये है AEIOU, तो दूसरा मैं सेट कोई फ़र्ज़ कर लेता हूँ यहाँ पे UIOEA। अब ये दोनों सेट्स क्या हैं, दोनों में 5-5 जो हैं एलिमेंट्स हैं। ए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी है, और ये सेम एलिमेंट्स यानी दोनों में मौजूद हैं। तो ये दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे, इररिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ देयर एलिमेंट्स। यानी हमने उनके ऑर्डर को नहीं देखना कि पहले यहाँ यू है तो यहाँ तो ए था, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। दोनों में तादाद और दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो नेचर है वो सेम हो, तो उन सेट्स को हम इक्वल सेट्स का नाम देते हैं। इसके बाद हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। दो सेट्स आपके पास इक्विवेलेंट तब होंगे अगर उनके दरमियान जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, ठीक है। अब यहाँ दो तरह के केसेस हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद जो है लिमिटेड होती है, और जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स की तादाद है वो अनलिमिटेड होती है। तो अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, उन्हें मैंने देखना है कि वो फाइनाइट सेट्स हैं और उन्हें मैंने देखना है आया ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं है, तो हमने क्या करना है, हमने उनकी तादाद देखनी है। यानी अगर ए सेट है उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और अगर कोई बी सेट है उसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं, चाहे ए के नेचर कुछ और हो एलिमेंट्स की और बी के एलिमेंट्स की नेचर कुछ और हो, तो ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन दूसरा केस है कि अगर इनफाइनाइट हो, तो इनफाइनाइट के केस में हमने ये चेक करना है कि जो उनके दरमियान जो कोरस्पोंडेंस है वो 1 to 1 हो जाए। कोरस्पोंडेंस क्या हो, 1 to 1, यानी ए का जो ईच एलिमेंट है वो कोरस्पॉन्ड कर सकता हो बी के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जो एग्जांपल है वो यूँ डिस्कस करता हूँ
1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। इसी तरह से 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब यहाँ आप देखते हो, या फिर चलें इसमें मैं वैसे ये भी ठीक ही है, 0 1 2 3। खैर, अब आपने ये देखना है इनके दरमियान 1 to 1, यानी इसका ईच एलिमेंट कोरस्पॉन्ड कर सकता हो बी के ईच एलिमेंट के साथ। अब यहाँ 3 आगे 5 है इसका, तो यहाँ 4 हो सकता है। तो इस तरह ये आगे चलता जाएगा और ये कहीं भी ख़त्म नहीं होंगे और इनकी ये कोरस्पॉन्डेंस है ये भी चलती जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हुए, फिर इक्विवेलेंट हुए। लेकिन अगर कोई फाइनाइट सेट्स का केस हो, फॉर एग्जांपल येलो, ऑरेंज एंड ब्लू, और यहाँ पे हो मेरे पास पर्पल, रेड एंड ग्रीन, तो अब यहाँ देखें आप कि दोनों में 3 हैं, 3 एलिमेंट्स हैं और ये कोरस्पॉन्डेंस इस तरह से भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स क्या हैं, ये भी आपके इक्विवेलेंट हुए। उसके बाद एम्प्टी सेट है और सिंगलटन सेट्स हैं। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट खाली जो करली ब्रैकेट्स आप से जाहिर करते हो या फिर इस तरह से पाई फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, इस तरह के जो सेट्स हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और इससे नेक्स्ट हमारे पास सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट ऐसा सेट जिसके अंदर महज एक एलिमेंट हो, तो उसे हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके बाद सबसेट है। सबसेट कोई फॉर एग्जांपल जो बी है और ए मेरे पास सेट हैं, ए बी का सबसेट तब कहलाएगा जब ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी के पास मौजूद हों। ठीक है, तो फिर इस केस में जो ए है वो बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ए इज said to be subset of B if all the elements of A are present in B। तो इस केस में जो A है वो B का सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जो B है वो मेरे पास कोई इंटीजर्स हों, अप टू सो ऑन से करते हैं इसे, -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। और जो A है वो कोई सम नेचुरल नंबर्स का सेट है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये 3 है जी। तो अब देखो कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B के भी एलिमेंट्स हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो A है इस केस में हमारे पास वो सबसेट है B का, और ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि A B का सबसेट है। इसके बाद प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट अगर बी ए जो बी का ऐसा सबसेट हो कि ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद हों, लेकिन बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए का हिस्सा नहीं है, तो इस केस में जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, all the elements of A are all the elements of B are present
इन ए एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट के अलावा, एटलीस्ट वन एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हों ए के अंदर, तो इस केस में जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। इसके बाद इम्प्रॉपर सबसेट है कि इसी की उलट बात है, यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी का हिस्सा हों और बी का कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जो ए के अंदर मौजूद नहीं है, यानी ए और बी क्या हो, बराबर हों। तो उस केस में जो हमारे पास सबसेट होंगे वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो ए है वो बी के क्या होता है, इक्वल होता है। वेल तो इसके बाद लास्ट पे मेरे पास है पार सेट। तो पार सेट ये है, अगर आपके पास कोई ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट मौजूद हों जो ओरिजिनल सेट है उसके, तो उस केस में जो वो सेट कहलाएगा वो पार सेट होगा। द पार सेट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, यानी चलिए इसे भी लिख लेते हैं, पार सेट, इसे पी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इज द सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, तो यानी पी ऑफ एस क्या होगा, इसके अंदर ऑल सबसेट होंगे ऑफ एस के, एस कोई भी यानी सबसेट सॉरी कोई भी सेट है उसके जितने भी सबसेट हैं वो यहाँ मौजूद हों और उन्हें आप एक जो सेट की फॉर्म में लिख दें, तो वो आपके पास इसका पार सेट कहलाता है। कोई भी आपके पास सेट है उसके अंदर लेट से n एलिमेंट्स हैं, कोई भी सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और उनके हमें सबसेट फाइंड करने हैं कि कितने सबसेट बन सकते हैं। तो अगर किसी के पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके 2n हमारे पास सबसेट्स बन सकते हैं, यानी अगर किसी के पास 2 एलिमेंट्स हैं तो इस केस में 2 = 4 सबसेट बनेंगे। अगर किसी के पास 3 हैं तो 2 3, अगर किसी के पास 4 हैं तो 2 4, इसी तरह 5 या 6 हैं तो वो 2 की पावर में आप लिखोगे और 2 उसे आप फाइंड कर लोगे तो उतने सबसेट आपके पास बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास जो मैंने एग्जांपल ली है पर्पल रेड एंड ग्रीन की, तो इस केस में मेरे एलिमेंट्स की तादाद है 3, तो यहाँ 2 3 = 8, यानी इसके टोटल पॉसिबल ऑल जो पॉसिबल सबसेट्स हैं उनकी तादाद 8 है। ठीक है, तो जी तो ये था मेरे पास जो इस बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन, जो हमने पहले भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं उन्हीं की रिवीजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो एक्सरसाइज है हमारी उसे स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।